हेलो, आप सभी कैसे हैं। आप सभी का मेरे YouTube चैनल VHU एकेडमी में स्वागत है। आज हम लोग रीजनिंग से रिलेटेड महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे। ये सारे प्रश्न किसी न किसी एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। हम लोग बेहतरीन तरीका देखेंगे कि कैसे कम से कम समय में प्रश्नों को सॉल्व कर सकते हैं। अ न्यू वे टू सॉल्व रीजनिंग क्वेश्चंस। चलिए आइए एक एक करके शुरू करते हैं। नीचे दी गई श्रृंखला श्रेणी में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी, हमें बताना है। सीरीज का प्रश्न है 10, 19, 18, 27। तो क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा हमें बताना है। ध्यान से अगर हम लोग देखते हैं, इसे ध्यान से अगर देखने की कोशिश करिए तो 10 से 19 कैसे हो रहा है। अगर हम लोग +9 कर देंगे तो 10 से 19 हो जाएगा। और 19 से 18 कैसे हो रहा है, अगर -1 कर दें। ओके, पुनः यहाँ पे 18 से 27 क्या हो रहा है, +9 हो रहा है। तो हमें दिख रहा है कि ये सीरीज क्या चल रहा है, +9 हो रहा है, -1 हो रहा है। तो यहाँ पुनः +9 हुआ है तो आगे क्या होगा, -1। यानी 27 में से हम -1 कर देंगे तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा, 26 क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, 26 किस ऑप्शन में है, ऑप्शन सी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी। उम्मीद करते हैं कि आप लोगों को समझ में आया होगा। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या को चुनिए। जिस तरह 10 21 से रिलेटेड है, 11 23 से रिलेटेड है, उसी तरह बताना है कि 12 क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या होगा। यहाँ पर देखेंगे, ध्यान से अगर देखने की कोशिश करेंगे तो बेहद ही सिंपल है। 10 से 21 हो रहा है, कैसे हो सकता है। 10 में अगर हम लोग 2 का मल्टीप्लाई कर दें और 1 ऐड कर दें, 10 दूना 20 और 20 और 1 21 हो जाएगा। यही लॉजिक सेम यहाँ लगाते हैं। 11 में अगर हम 2 का मल्टीप्लाई कर देते हैं और +1 ऐड कर देते हैं, 11 दूना 22 और 1 23 हो गया। यानी हो क्या रहा है, जो तीसरी हमें दी होती है 12 से 12 कैसे संबंधित होगा क्वेश्चन मार्क से, तो उसमें वही लॉजिक लगाते हैं जो पहले दो जो दिए गए होते हैं, जो पहले दोनों में जो लॉजिक लगा होता है, सेम लॉजिक लगा करके हम अगली संख्या को लाते हैं। तो यहाँ पर ×2 + 1 हो रहा है, यहाँ पे भी ×2 + 1 हो रहा है। तो यहाँ पे भी 12 में क्या कर लेंगे, ×2 कर लेंगे और +1 कर देंगे। तो 12 दूना 24 और 24 से कितना हो गया, 25। किस ऑप्शन में है, ऑप्शन ए में है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। नीचे दी गई आकृति में कुल कितने त्रिभुज हैं, हमें बताना है कि नीचे जो दी गई आकृति है इसमें कुल कितने त्रिभुज हैं। ओके, जब भी इस तरह का फिगर आपको दिखे जिसमें आपको पूछा जाए कि कितने स्क्वायर हैं, कितने त्रिभुज हैं, तो सबसे पहले उन फिगर को आप काउंटिंग कर लीजिए जो बिल्कुल आपको दिख रहे हैं। जैसे यहाँ पे फर्स्ट 1 हो गया, यह 2 हो गया, यह 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया आपका, और ये 6 हो गया। 6 तो हमें ट्रायंगल सीधे सीधे दिख रहे हैं। और 7वां क्या हो जाएगा, कुछ ए वाला, ये बड़ा वाला जो बन रहा है 7वां। ओके, इनके बाद और कोई ट्रायंगल बन नहीं रहा है, क्योंकि यह यहाँ पर मुड़ा हुआ है तो ये वाला ट्रायंगल बनेगा नहीं, बिल्कुल नहीं बन पाएगा। तो टोटल जो ट्रायंगल बन रहे हैं कितने बन रहे हैं, 6 + 1 यानी कि 6 तो ऑलरेडी दिख रहे हैं, और एक बड़ा वाला बन रहा है उसको लेकर के 1। तो कितने ट्रायंगल इसमें बन रहे हैं, टोटल 7 बन रहे हैं। किस ऑप्शन में 7 है, ऑप्शन ए में। हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। यदि बीरबल को कोड भाषा में इतना के रूप में लिखा जाता है तो हमें बताना है उसी कोड भाषा में डीजल को कैसे लिखा जाएगा। जब भी इस तरह के अल्फ़ाबेट के आपको प्रश्न दिए जाएं तो अल्फ़ाबेट्स को थोड़ा ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, ध्यान से देखने की कोशिश करिए। यहाँ पे बीरबल को क्या कर रहे हैं, RIBLAB। एक चीज़ हमें ये दिख रहा है कि बीरबल में जितने भी अल्फ़ाबेट्स हैं, सेम अल्फ़ाबेट्स इसको जो इसका कोड के रूप में कोडित किया गया है, सेम अल्फ़ाबेट्स यहाँ पे भी हैं। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या हो रहा है कि जो अल्फ़ाबेट्स है ना, उनका फेरबदल हो रहा है, यानी फेर बदल करके उसको कोड भाषा में लिखा गया है। तो कैसे लिखा गया है, आप देखिए, इसको लिख के मत कीजिएगा। देखिए ध्यान से, BIR, यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, RIB, यानी पहले 3 जो लेटर हैं उनको पलट दिया है। और BAL, यहाँ पे क्या किया है, LAB, और लास्ट के 3 जो अल्फ़ाबेट्स हैं उनको पलट दिया, यानी कुछ नहीं किया है। पहले 3 वालों को BIR को पलट देंगे तो क्या हो जाएगा, RIB, और BAL को उल्टा लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, LAB। सेम हम लोग डीजल में कर लेते हैं, क्या करेंगे, सेम यही चीज़ डीजल में करेंगे। 3 अक्षरों को पलट देंगे तो पलटेंगे, DIE को तो क्या लिख देंगे, EID। ओके, EID, और SEL को पलट के लिख देंगे तो क्या हो जाएगा, LE आपका यस।
किस ऑप्शन में EIDLES है? ऑप्शन बी में है EIDLES। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस संख्या का चयन करें जो प्रश्न चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, और अगर आप इस चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। हमें बताना है 199 बराबर 18 लिखा गया है, 267 बराबर 19 लिखा गया है, 456 बराबर 26, तो 678 बराबर क्या होगा हमें बताना है। ओके, अब बताइए 199 को हम 18 कैसे लिख सकते हैं? 199 18 का क्या है? स्क्वायर भी नहीं बन रहा है। अगर 18 का स्क्वायर कर दें 324, इसका हाफ कर दें तो 16 और 2 162 आ रहा है, हाफ भी नहीं हो रहा है, तो यानी कुछ और हो रहा है। कई दफ़ा जब इस तरह के प्रश्न आते हैं ना तो बहुत ही खतरनाक होते हैं। कई दफ़ा तो आप देख करके तुरंत कर जाएंगे, लेकिन कई दफ़ा ये प्रश्न होते नहीं है। तो जनरली इनमें कुछ नहीं होता। जितना इस तरह के प्रश्नों की आप प्रैक्टिस करेंगे ना, उतना ही अच्छा आप हल कर पाएंगे, क्योंकि प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे, चाहे वो रीजनिंग हो चाहे मैथ हो, तो उसमें उतने ही आप एफिशिएंट होते जाएंगे, और क्वेश्चन देखते ही उसके आंसर को तुरंत पकड़ जाएंगे आप। तो यहाँ पे 199 है 18, यानी कि अगर इनके जो 199 है डिजिट का सम कर दें तो देखते हैं 9 2 9 9 18, 19 तो भी नहीं आ रहा है ना, 6 2 8 4 15, यानी कि डिजिट सम से भी नहीं आ रहा। चलिए कुछ और इसमें ट्राई करते हैं, क्या हो सकता है? अगर हम 1 × 9 + 9 कर दें तो देखें क्या आ रहा है? 9 का में 9 9 9 18 आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह अगले में सेम कर लेते हैं, 2 6 7 है ना, 2 × 6 + 7। ओके, 2 × 6 + 7 हम कर ले रहे हैं, +7, तो 6 2 12, 12 7 19, यानी क्या हो रहा है? यहाँ पे भी देख लेते हैं, 4 5 4 5 20 और 20 6 26, यानी हो क्या रहा है ना कि जो पहले 2 डिजिट हैं उनका मल्टीप्लिकेशन हो रहा है, और अगले डिजिट को ऐड करने पर इक्वल टू वाली संख्या आ रही है। तो सेम लॉजिक हम लोग क्या कर लेते हैं, यहाँ भी 6 7 8 में लगा लेते हैं। 6 × 7 + 8 आपका हो गया, तो 7 छक्के 42 और 42 8 50, तो हमारा क्वेश्चन मार्क के स्थान पे क्या आ जाएगा? 50। इसका राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी 50। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। नीचे दिए गए विकल्पों में से संबंधित शब्द को चुनिए। दांत जिस तरह काटना से संबंधित है, उसी तरह पैर किससे संबंधित होगा हमें बताना है। ओके, तो जब भी इस तरह का आपको प्रश्न मिले ना, तो एक चीज आपको पता होना चाहिए, यहाँ शब्द दिए हैं तो शब्दों के बारे में थोड़ी बहुत आपको जानकारी होनी चाहिए। ठीक है, जैसे दांत क्या होता है? दांत से हम क्या करते हैं? काटने का काम करते हैं, यानी दांत किससे संबंधित है? काटने से संबंधित है। किसी भी चीज को अगर मान लीजिए हम लोग खाते हैं तो उसको कूचते हैं, काटते हैं। उसी तरह हम पैर से क्या करते हैं? तो पैर से हम चलते ही हैं ना, पैर से हम क्या करते हैं? चलने का काम करते हैं। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? क्वेश्चन मार्क के स्थान पे चलना। किस ऑप्शन में है? ऑप्शन नंबर डी में हमारा राइट आंसर हो जाएगा चलना, यहां पर क्वेश्चन मार्क के स्थान पे। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। उस वेन आरेख का चयन करें जो दिए गए वर्गों के बीच संबंध को सर्वोत्तम रूप से दर्शाता है। आपको पेन, कंप्यूटर, पेपर के लिए डायग्राम बनाना है। इसका क्या बना सकते हैं? तो पेन, कंप्यूटर, पेन और कंप्यूटर में कोई रिलेशन है? नहीं है, बिल्कुल। तो हम यहाँ पेन बना लेते हैं, पेन, पी से पेन और सी से कंप्यूटर। अब देखिए कंप्यूटर और पेपर में कोई रिलेशन है क्या? बिल्कुल कोई रिलेशन नहीं है। तो हम यहाँ पेपर बना लेते हैं, पेपर को हम PE से डिनोट कर देते हैं। हम पेपर बना लिए। और पेपर पेन में कोई संबंध है? बिल्कुल संबंध नहीं है। अब वैसा वाला संबंध हमें नहीं देखना है कि पेपर पे ही पेन से लिखते हैं, वैसा वाला संबंध नहीं। ठीक है, तो हमारा जो डायग्राम बनेगा ना, कुछ ऐसा 3 बनेगा अलग अलग। किस ऑप्शन में दिया है? ऑप्शन डी में इस तरह का डायग्राम दिया है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स वाई का बेटा है, वाई जेड की पत्नी है, डब्ल्यू जेड का पिता है, तो वाई डब्ल्यू का क्या होगा? ब्लड रिलेशन का प्रश्न है। बेहद ही खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं बैंकिंग में, तो बहुत ही खतरनाक प्रश्न पूछे जाते हैं। ब्लड रिलेशन का प्रश्न है, बहुत ही खतरनाक होता है। बैंकिंग में तो अलग ही लेवल के प्रश्न पूछे जाते हैं, लेकिन आपके एसएससी और रेलवे में बहुत ही इजी प्रश्न पूछे जाते हैं। थोड़े बहुत अगर कंसेप्ट आपको पता है और आपने प्रैक्टिस कर रखा है तो आसानी से प्रश्नों को बना सकते हैं। जब भी आपको इस तरह का प्रश्न दिखे ना, तो जैसा जैसा बोल रहे हैं
क्या करिए, आप ट्री बनाना शुरू करिए। ओके, बोल रहे हैं कि x क्या है, y का बेटा है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। x क्या है, y का बेटा, यानी y अगर बेटा है तो प्लस होगा। ओके, y क्या है, z की पत्नी है, कोई दिक्कत नहीं, हम बना लेते हैं। y क्या है, z की पत्नी है। अब z की पत्नी होगी तो z पुरुष होगा, जाहिर सी बात है। w क्या है, z का पिता है, यानी कि w यहाँ पे क्या है, z का फादर है, पिता है। ओके, तो y w का क्या होगा, हमें बताना है कि y क्या होगा, w का बहू होगी, वही तो होगी ना, y w की क्या होगी, बहू होगी, क्योंकि w के बेटे z की पत्नी y है, तो y w की क्या हो जाएगी, बहू। क्या होगा राइट आंसर, हमारा ऑप्शन बी हो जाएगा, बहू इसका राइट आंसर। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाएंगे। प्रैक्टिस आप लोग खूब किया कीजिए। ब्लड रिलेशन के प्रश्न हो गए या कोई भी रीजनिंग का टॉपिक हो गया, आप एक बार क्या करिए कि पूरा अच्छे तरह से पढ़ लीजिए कंसेप्ट को, उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस करते रहिए, फिर रीजनिंग को ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी एसएससी रेलवे के लिए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि किसी दिए गए वर्ष में 10 मई को सोमवार था तो उसी वर्ष में 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। हमें बताना है कि 11 जुलाई को सप्ताह का कौन सा दिन होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, साल सेम है। ओके, 10 मई को सोमवार था तो 11 जुलाई को बताना है। ओके, मई एक तीसरे का महीना होता है, तो मई में 10 तारीख को सोमवार था, तो मई में टोटल कितने दिन बच जाएंगे, 21 बच जाएंगे। और मई के बाद जून पड़ता है, जून में कितने होते हैं, ऑड डेज कितने होते हैं, 2 होते हैं, यानी 30 दिन होता है, ऑड डेज 2 होते हैं। ऑड डेज कैसे निकाला गया, 30 में 7 से डिवाइड कर देंगे, 2 रिमाइंडर बच रहा है, तो उसी को ऑड डेज हम 2 ले रहे हैं। ओके, तो उसी को हम 2 ले रहे हैं। तो यहाँ पे जून में हमको 2 ऑड डेज मिल गया और 10 मई को बताना ही है, तो 10 मई जोड़ लेंगे। अब इन सबको जोड़िए, 21 तो कितना हो गया, 33, 21 और 2 कितना हो गया आपका 23, और 23 10 कितना हो गया 33। यानी कि हमारा क्या है, आपका मई में कितना दिन बचा था, हमारा 21 बचा था, और जून में 2 ऑड डेज थे, और 11 जुलाई यहाँ पे इन सबको जोड़ दीजिए। 11 2 13, 21 2 कितना हो गया आपका 23, 23 11 कितना हो गया 23, और 11 34। अब हमारे पास 34 टोटल डेज मिल गए हैं, तो 34 में हम ऑड डेज कितने निकाल सकते हैं, 7 से डिवाइड कर लेते हैं, ऑड डेज निकाल लेते हैं, तो 7 चौको 28, यानी कि 6 यहाँ शेष बच रहा है, 6 शेष बच रहा है ना, तो 6 शेष बच रहा है, तो सोमवार में 6 ऐड कर देते हैं, सोमवार प्लस 6, तो क्या हो जाएगा, सोमवार प्लस 6 क्या हो जाएगा, रविवार। सोमवार मंगल बुध बीएफएस शुक्र शनिचर रविवार बराबर क्या हो जाएगा, संडे रविवार। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए रविवार। मैंने कैसे किया, 10 मई से लेकर के 11 जुलाई के बीच में टोटल दिन कितने हैं उनको ऐड कर लिया। एक बात आप लोग और समझ लीजिए, हर 7वें दिन के बाद क्या होता है, वही सेम डे रिपीट होता है। इसलिए हम लोग क्या करते हैं, कोई भी जितने भी दिन होते हैं उनको 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो हमारा जो रिमाइंडर बचता है वही ऐड करते हैं, तो हमारी क्या होता है, दिन पता चल जाता है। क्योंकि 7वें दिन बाद मान लीजिए कि 9 दिन है टोटल, ठीक है, और आज मंगलवार है, तो 7 दिन बाद तो मंगलवार ही होगा ना। तो मैंने क्या किया कि 9 जोड़ने से अच्छा है मंगलवार में, मैंने क्या किया 7 से डिवाइड कर दिया, तो मंगलवार था 2 जोड़ दिया, 2 रिमाइंडर, तो मंगल बुध शुक्र आ गया, मंगल बुध बीएफए आ गया कि नहीं, आपका आ गया। और 9 भी ऐड कर देंगे मंगलवार में तो भी बीएफए आएगा। लेकिन अगर मान लीजिए कोई बहुत बड़ी संख्या 100 रहेगी तो अब तो हम जोड़ते रहेंगे, तो उससे अच्छा आसानी है कि आप 7 से डिवाइड कर दीजिए। ठीक है, इसलिए हम लोग 7 से डिवाइड कर रहे हैं। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि भाग्य और माइनस के स्थान परस्पर बदल दिए जाते हैं तो दिए गए व्यंजक का मान कितना होगा। बेहद इजी प्रश्न है, कुछ हमें नहीं करना है। बोल रहे हैं कि भाग्य और माइनस के स्थान को बदल देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। माइनस के स्थान पे भाग्य और भाग्य के स्थान पे माइनस, और सॉल्व कर लेते हैं। 6 18, 3 + 14 इंटू कितना हो जाएगा 14 इंटू 10 - 5, कितना 10 - 5। ओके, तो आपका कितना हो गया 14 दहा में 140, और 140 3 143 हो गया। 143 में से 5 निकाल देंगे तो कितना आएगा 138। तो हमारा क्या आ जाएगा आंसर, ऑप्शन बी 138। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। दिए गए आर्य का ध्यानपूर्वक अध्ययन कीजिए और पूछे गए प्रश्न का उत्तर दीजिए। ठीक है,
विभिन्न भागों में दी गई संख्याएं व्यक्तियों की संख्या को दर्शाती है। जैसे आपका पिता क्या है, ट्रायंगल को दर्शाता है, सर्किल क्या है, डायबिटिक को दर्शाता है, और स्क्वायर चार्टेड अकाउंटेंट को दर्शाता है। ओके, तो हमसे पूछा गया है कि कितने व्यक्ति चार्टेड अकाउंटेंट होने के साथ साथ डायबिटिक भी हैं लेकिन पिता नहीं है। ओके, मतलब पिता उनको नहीं होना चाहिए। तो जो पिता वाला है इस कौन सा है, आपका पिता वाला क्या है, ट्रायंगल है, तो पिता वाला हम लोग रंग लेते हैं, ट्रायंगल को हम लोग खत्म करते हैं। ओके, और ट्रायंगल को रंग लेते हैं क्योंकि हमारा ट्रायंगल नहीं होना चाहिए, तो ट्रायंगल को रंग लेते हैं फटाक से, उसके बाद करते हैं। हमने क्या किया, ट्रायंगल को, इसलिए मैं ट्रायंगल को यहाँ रंग रहा हूँ ना, क्योंकि बोला है कि ट्रायंगल मतलब पिता वह नहीं होना चाहिए। ऐसा व्यक्ति जो चार्टेड अकाउंटेंट होने के साथ साथ डायबिटिक भी हो। अब देखिए, अब को ऐसा व्यक्ति हमें निकालना है जो चार्टेड अकाउंटेंट के साथ डायबिटिक भी हो। तो 11 क्या है, ये तो केवल चार्टेड अकाउंटेंट ही है ना, 11 क्योंकि ये स्क्वायर में है। अब 8 क्या है, लेकिन 8 आपका क्या है, डायबिटिक भी है, यानी ये सर्कल में भी है और स्क्वायर में भी है। तो ये क्या है, डायबिटिक के साथ साथ चार्टेड अकाउंटेंट है। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, 8 हो जाएगा। करेक्ट आंसर किस ऑप्शन में है, ऑप्शन डी में। तो हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी। उम्मीद करते हैं कि आप लोग समझ पाए होंगे। कथनों को पढ़ें और दिए गए विकल्पों में से निष्कर्ष चुनें। सिलॉग्स का प्रश्न है आपका, सिलॉग्स के लिए प्रश्न है। स्टेटमेंट क्या दिया है, सभी संख्याएं पत्र होती हैं। हम लोग सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं जैसे जैसे बोल रहे हैं। ओके, और सभी पत्र क्या हैं, प्रतीक होते हैं। सभी संख्याएं पत्र हैं, सभी यहाँ पे क्या है, संख्याएं, संख्याओं को यस से डिनोट करते हैं। सभी संख्याएं क्या हैं, प्रतीक हैं। सभी संख्याएं पत्र हैं, पत्र को पी से डिनोट करते हैं। और सभी पत्र क्या हैं, आपके प्रतीक हैं, प्रतीक को पी आर से डिनोट करते हैं। ओके, अब स्टेटमेंट निष्कर्ष देख लेते हैं। सभी संख्याएं प्रतीक होती हैं, सभी संख्याएं प्रतीक होती हैं। हमारे पास क्वेश्चन है, निष्कर्ष है कि सभी संख्याएं प्रतीक होती हैं। बिल्कुल बात सही है। कुछ पत्र संख्याएं नहीं होते हैं, कुछ जो पत्र हैं आपके संख्याएं नहीं होते हैं। हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं बोल सकते हैं कि कुछ पत्र क्या है, संख्याएं नहीं होती हैं। इसलिए हमारा राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, केवल निष्कर्ष 1 निकलता है। चलिए आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा। थैंक्स।